Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 8th of June 2022. तो गाइज आज है तारीख 8 जून 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पॉलिनेशिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाओगे। बात की जा रही है स्वयं के बारे में, तो स्वयं यहाँ पर एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, लेकिन बताना यह है कि इसका एम क्या है। ऑप्शन ए, प्रोमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स। या फिर ऑप्शन डी, प्रोमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स। या फिर ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन फॉर फ्री। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे। देखो, इसका बैकग्राउंड पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। कल तारीख थी 7 जून, तो 7 जून को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अवसर पर, इसके ओकेजन पर क्या किया गया है, फूड सेफ्टी इंडेक्स को रिलीज़ किया गया और इस फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर कुछ स्टेट्स ने टॉप किया है और उन टॉप 10 स्टेट्स की रैंकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें से तमिलनाडु 82 स्कोर के साथ में नंबर 1 पर है। देन उसके बाद गुजरात 77.5 स्कोर के साथ में सेकंड पर है। देन उसके बाद यहाँ पर ऐसे आपको सारे स्टेट्स की रैंकिंग देखने को मिल जाती है। अब ये कुछ बातें इस पूरे आर्टिकल में दी गई हैं, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड, जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। चलो मैं आप लोगों को वो सारी बातें बताता हूँ। हम लोग जानेंगे आखिरकार यहाँ पर फूड सेफ्टी क्या होती है। तो पहले तो आप लोगों को ये जान लेना है कि जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, जिसको हम लोग ऑलरेडी कल ऑब्जर्व कर चुके हैं, क्योंकि कल 7 जून था और कल वो दिन निकल चुका है। तो इस डे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका मेजर एम क्या है पहले ये जानते हैं। इसका मेजर एम यह है कि हम लोग कुछ एक्शन ले सकें ताकि जो फूड बॉर्न रिस्क है उसको कम किया जाए। फूड बॉर्न रिस्क यानी कि खाने से जो बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारा कॉन्टेमिनेटेड फूड होता है, यानी कि दूषित खाना है, उसको कंज्यूम करने से बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो जाती हैं, लोगों के अंदर बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो जाती हैं और उनसे लोगों की जान तक जाती है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करें और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग उसके प्रति एक एक्शन लेकर आएँ। तो ये हमारा मेजर फोकस होता है इस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का। और साल 2022 का थीम क्या है, थीम यह है सेफ़र फूड बेटर हेल्थ, यानी कि जितना खाना अच्छा और उतनी मतलब हेल्थ अच्छी। तो यहाँ पे ये एक मेजर फोकस इसका रहना है। देन उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखो, कारण यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग ओवरऑल डेटा देखें तो दुनिया भर में या फिर इंडिया का डेटा आप लोग देखते हो तो फूड बॉर्न इलनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि कॉन्टेमिनेटेड खाना खाने से, दूषित खाना खाने से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। इनफैक्ट जब आप लोग डेटा देखते हो तो बताया गया लगभग 600 मिलियन के आसपास जो केसेस हैं वो फूड बॉर्न इलनेस के हर साल निकल कर आते हैं।
तो हर साल इतने मामला देखने को मिलेगा जहाँ पर आपने अनसेफ फूड खाया है, एक गंदा, एक कॉन्टेमिनेटेड, एक दूषित खाना खा लिया है, या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसा फूड जिसके अंदर बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, इस प्रकार की चीज़ें या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ख़ासकर यहाँ पे जो पुअर पीपल हैं और जो मार्जिनलाइज पीपल हैं, वही लोग यहाँ पर इस चीज़ को ले पाते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो जो पुअर पीपल हैं वही लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं इस फूड बॉर्न इलनेस से। खासकर बताया गया स्पेशली जो वेमेन हैं, प्लस उसके बाद में यहाँ पर जो बच्चे हैं, तो ये लोग यहाँ पर सबसे बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं इस फूड बॉर्न इलनेस से। देन फूड बॉर्न डिजीज़ का बर्डन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है इसको जान लो। यहाँ पे एक एस्टिमेटेड डेटा बताया गया है कि हर साल अगर हम लोग देखें दुनिया भर में लगभग 4,20,000 यानी कि 4,20,000 लोगों की जान जाती है कॉन्टेमिनेटेड फूड को कंज्यूम करने के बाद में। और उसमें यहाँ पे अगर हम लोग देखें बच्चों की जो जान जा रही है, जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, तो इनकी भी लगभग हर साल 1,25,000 के आसपास डेथ हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि हाँ वाकई में ये जो फूड बॉर्न डिजीज़ है, ये जो फूड बॉर्न इलनेस है, ये कितना बड़ा यहाँ पे कारण बना पड़ा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बना हुआ है। और इसी चीज़ के लिए यहाँ पर दुनिया भर में और साथ साथ इंडिया भी अलग अलग इनिशिएटिव्स को लेकर आता है ताकि हम लोग इस प्रॉब्लम को कम कर सकें। जैसे कि दुनिया भर में एक इनिशिएटिव चलाया जाता है जिसका नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, ठीक है, या फिर इसको फूड कोड के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इसके बारे में। तो ये क्या है, एक बॉडी है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये एक कमीशन है जिसको यहाँ पर जिसमें बहुत सारी जो कंट्रीज़ उनकी सरकारें मिलकर काम करती हैं। और इस कमीशन का भी मेजर फोकस ये है कि लगभग हम लोग क्या कर सकें, कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी करें और उन गाइडलाइंस के थ्रू हम लोग बताएं कि कौन सा फूड जो है वो यहाँ पर सेफ़ रहने वाला है। प्लस आज के टाइम पर इस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अंदर आप लोग देख पाओगे टोटल 189 मेंबर देखने को मिलते हैं और भारत भी इसका मेंबर है। तो क्वेश्चन बन जाते हैं इस प्रकार से, तो आप लोग ध्यान रखना। बाकी भारत ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को उठाया है, जैसे कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को हम लोग लेकर आते हैं, जिस फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसमें हम लोग स्टेट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि कौन से राज्य ने कितना बेटर परफॉर्म किया है, कहाँ पर ये जो फूड बॉर्न बीमारियाँ हैं वो कम हुई हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब की बार तमिलनाडु ने इसमें टॉप किया है। उसके बाद में भारत सरकार का एक दूसरा इनिशिएटिव है जिसको हम लोग ईट राइट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पर हमारा जो FSSAI है, ठीक है, इसका मेजर फोकस है कि हम लोग पूरे देश का फूड सिस्टम ही चेंज कर दें। इनफैक्ट यहाँ पर इंश्योर कर सके कि जो भी लोग खाना खा रहे हैं उनके पास में एक सेफ़ और हेल्दी खाना आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि जो लोग हैं वो एक अच्छा, एक राइट फूड यहाँ पर कंज्यूम करें जिससे कि बीमारियाँ ना फैलें। देन उसके बाद यहाँ पर ईट राइट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक और इनिशिएटिव है, वो है ईट राइट अवार्ड करके, जो FSSAI है, ठीक है। ये बेसिकली ये अवार्ड देता है। ये अवार्ड किन किन को दिया जाता है, फूड कंपनीज़ को या फिर कोई इंडिविजुअल हो गया उसको। अब वो लोग क्या करते हैं, देखो उनको अवार्ड तब दिया जाएगा जब उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, कि जब वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे समझा पाएंगे, उनकी चॉइस के अंदर चेंज कर पाएंगे, उनको एक सेफ़ और हेल्दी फूड की तरफ लेकर जा पाएंगे। तब यहाँ पर उस केस के अंदर जिस व्यक्ति ने काम किया है, जिस कंपनी ने ये काम किया है, उस कंपनी उस व्यक्ति को यहाँ पर ईट राइट अवार्ड दिया जाता है। तो ये भी एक मेजर इनिशिएटिव है। देन उसके बाद ईट राइट मेला भी एक इनिशिएटिव देखने को मिल जाता है। अगेन इसको FSSAI के थ्रू ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और इसके अंदर यहाँ पे हम लोग अगेन जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर जोर देते हैं, उनको नज करते हैं, उनको जोर दिया जाता है कि हाँ आप लोग को यहाँ पर एक सही खाने की तरफ बढ़ना है। वहाँ पे सिटीजन्स को जागरूक किया जाता है कि हाँ क्या क्या हेल्थ और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के फूड्स के अंदर में। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो फूड सेफ्टी क्या है, फूड बॉर्न इलनेस क्या है, उसका बर्डन क्या है, प्लस भारत सरकार क्या कर रही है और दुनिया भर में क्या इनिशिएटिव है, ये ओवरऑल हमने 360 डिग्री के अंदर इस पूरे आर्टिकल को कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को एक एक बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको फटाफट दबा दो। जो हमारा टारगेट है वो अचीव करवाना है, आप लोग यहाँ पर इतना कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। उससे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर मेरे साथ जुड़ सकते हो। सिंपल सा इंस्टाग्राम पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपके सामने ये प्रोफाइल ओपन होगी। आप लोग वहाँ पर जुड़कर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर कोई भी क्वेरीज़ वगैरह है वो पूछ सकते हो। जैसे ही मुझे यहाँ पर टाइम मिल पाता है मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि हाँ लोगों की क्वेरीज़ को रिप्लाई कर पाऊँ। आगे आते हैं। अब आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल के अंदर जो भी बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं ये बिल्कुल सही है कि जो यहाँ पर आपको ये फीमेल देखने को मिल रही हैं ये खुद से मतलब खुद की शादी करने वाली हैं। 11 जून को इनकी शादी होने वाली है। ये ना आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा।
तो यहाँ पर इसको लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है, जीएस पेपर 1 से आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। तो मैं आपको बताऊँगा कि आखिरकार ये क्या होता है। देखो, खुद से खुद की शादी को करने के लिए ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं सोलोगैमी। तो ध्यान रखना, सोलोगैमी या फिर सेल्फ मैरिज के नाम से इसको जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर डिटेल से इस आर्टिकल को कवर किया था। हालांकि द हिंदू के अंदर इसके बारे में भी इतनी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के अंदर चर्चा हुई थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में इसको लेकर भी यहाँ पर शेयर करते हैं बातें कि आखिरकार सोलोगैमी क्या होता है। तो यहाँ पर वेमेन है वडोदरा की, गुजरात से हैं, जो कि यहाँ पर ये एक तरीके से सोलोगैमी को लेकर उन्होंने एक स्टेप उठाया है। और देखो, यहाँ पे शादी करने वाली हैं खुद से ही, बिल्कुल सारी चीज़ें एज इट इज़ होने वाली हैं। तो यहाँ पर 24 साल की हैं ये, इनका नाम है शमा बिंदु। तो 2 जून को उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था और 11 जून को यहाँ पर इनकी शादी होने वाली है। जैसे शादी होती है ना प्रॉपरली, बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बस खाली दूल्हा नहीं होगा, अपने साथ में यहाँ पर ये शादी करेंगी। तो सोलोगैमी क्या है, ध्यान रखना, इज़ द एक्ट ऑफ मैरिंग वन सेल्फ इन अ पब्लिक सेरेमनी। यानी जैसी एज इट इज़ शादी होती है वो वैसी ही रहने वाली है। बस यहाँ पे एक चेंज ये है कि जैसे कि सब कुछ खाना वगैरह होता है, सब कुछ एज इट इज़ होगा, लेकिन अपने आप से यहाँ पर वो शादी करेंगी। ठीक है, सोलोगैमी समझ में आ गया। अब आपका ही क्वेश्चन होगा, क्या ये पहली बार हो रहा है? देखो, इंडिया में पहली बार हो रहा है, ध्यान रखना। इससे पहले विदेशों में बहुत बार हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी बार हम लोगों ने इसके बारे में देख रखा है, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश्ड हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो एक व्यक्ति का नाम आता है लिंडा बेकर। तो यहाँ पर ये जो लिंडा बेकर है एक डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, यूएस से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर खुद से यहाँ पर शादी की थी 1993 के अंदर। तो उस समय ये काफ़ी चर्चा में थी, ठीक है ना, लिंडा बेकर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये तो इतना ही हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पाओगे ये सोलोगैमी डाइवोर्स भी हो चुका है। सोलोगैमी मैरिज तो आप लोगों ने समझ लिया कि हाँ, एक व्यक्ति खुद से शादी कर रहा है, लेकिन दुनिया भर के अंदर अगर हम लोग देखें तो सोलोगैमी डाइवोर्स भी हो चुका है। यानी कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल हैं क्रिस गैलेरा, तो इन्होंने पहले तो खुद से शादी करी और फिर खुद से ही डाइवोर्स भी किया कि हाँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, लेकिन खुद से यहाँ पर अब डाइवोर्स है। खुद से यहाँ पर डाइवोर्स क्यों किया गया, उसके पीछे का कारण यह है, इन्होंने बोला कि अब मुझे किसी और से प्यार हो गया है, तो यहाँ पर मैं अब खुद से डाइवोर्स करने जा रही हूँ। तो ये इस प्रकार की चीज़ें भी हो चुकी हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। बाकी अगर हम लोग बात करें तो देखो, एक चीज़ आप लोग अगर खुद सोचो, ये स्टेप जो गुजरात की इन लेडी के थ्रू उठाया जा रहा है, तो इस चीज़ को पब्लिसाइज नहीं भी किया जा सकता था, ठीक है। यानी कि खुद भी किया जा सकता है, ये काम ऐसे भी कर सकती थी, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर खुद को यहाँ पे अपने से काफ़ी प्यार करते हैं, है ना, और मतलब सिंगल हैं वो लोग बहुत लंबे समय से। आप लोग देख पाओगे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हमारे देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो है पब्लिसाइज़ भी नहीं की जा सकती थी, मतलब ज़रूरी नहीं था कि हाँ इसको पब्लिसाइज़ करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर फिर उसको हम लोग एज अ पब्लिक स्टंट भी देख रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक पब्लिक स्टंट ये किया है, पब्लिक के अंदर एक अट्रैक्शन पाने के लिए यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी रिचुअल्स हैं वो सारे के सारे रिचुअल, जैसे कि फेरा, सिंदूर को लगाना, वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट होने वाली हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर अपने आप ही समझा रखा है, ठीक है ना। चलो, आई होप आप लोगों ने यहाँ पर सोलोगैमी के बारे में समझ लिया है। सोलोगैमी ये हो गया। उसके बाद पॉलीगैमी होती है, जहाँ पे एक से ज़्यादा मतलब शादी कर लेना, है ना, तो वो यहाँ पे पोलोगैमी कहलाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पे बराबर में एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। इस आर्टिकल के अंदर क्या चर्चा की जा रही है ये मैं आपके साथ में कल ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी बीजेपी के 2 लीडर्स थे, निपुण शर्मा और उसके साथ साथ नवीन कुमार, इन दोनों ने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया है प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में, जिसको लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। जो यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ है वो यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में खड़ी हो चुकी हैं। लगभग अभी तक इंडिया के अगेंस्ट में 16 कंट्रीज़ खड़ी हो चुकी हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट गलत था, भारत को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर पूरी की पूरी कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हो रही हैं। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। अल-कायदा, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने यहाँ पर आप कह सकते हो थ्रेट दिया है कि हाँ इंडिया के अंदर हम लोग एक अटैक कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसका एक थ्रेट देखने को मिलेगा कि अटैक किए जाएंगे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर अल-कायदा की साइड से भी निकल कर आती हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर ऑलरेडी कुछ नहीं है, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। हाँ, ये आपको देखने को मिलेगा कि जो ओआईसी है, ओआईसी भारत को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ओआईसी भारत की बहुत आलोचना कर रहा है, भारत के अगेंस्ट में पूरी तरह से खड़ा है। तो ओआईसी क्या है मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। हालांकि कल मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन।
और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बार का अपना यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो भाई साहब बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं ओआईसी की, तो ओआईसी यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के बाद में। और ओआईसी के अंदर टोटल 57 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर आपको मुस्लिम वर्ल्ड यानी मुस्लिम कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। और मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए, मुस्लिम्स को एक प्रोटेक्शन देने के लिए दुनिया भर में ये ओआईसी काम करता है। इंडिया यहाँ पर ओआईसी का मेंबर नहीं है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान में रखना। देन उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर ओआईसी का वो आपको सऊदी अरेबिया के जेदा वाले एरिया में देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जीएस पेपर 2 से इसको रिलेट कर पाओगे। यह आर्टिकल आज से पहले लगभग जनवरी के मंथ में चर्चा में था और उससे पहले पिछले साल दिसंबर में चर्चा में था। तो अब ये फिर से चर्चा में आ चुका है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर आईएएस डेपुटेशन के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी जान जाओगे। तो आईएएस डेपुटेशन रूल्स के ऊपर जो नए रूल्स लेकर आ रहे थे, इसके ऊपर कोई ज़्यादा काम किया नहीं गया है। ये मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुका है। तो यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार का मेजर फोकस ये था कि जो भी केंद्र सरकार के लेवल पर आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स की जो शॉर्टेज है, जो कमी है, उसको यहाँ पे पूरा किया जाए। उसी के लिए यहाँ पर एक नया रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आया गया था, इसको अप्रूव किया गया था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर अभी तक राज्य सरकारों ने कोई इसको लेकर स्टेप उठाया नहीं है। राज्य सरकार अभी तक इसके ओपोजिशन में है और इसी चक्कर में ये मामला अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो चलो समझते हैं आखिरकार क्या है। मैं आपको सेंट्रल डेपुटेशन रूल्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 हमारे सिलेबस में टॉपिक है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, वहाँ से रिलेट कर सकते हो। तो हाल ही में होता यह है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ये हमारे राज्य सरकारों को लिखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डेपुटेशन ऑफ कार्डर ऑफिसर रूल 6 है, इसको हम लोग अमेंड कर रहे हैं, इसके अंदर चेंज कर रहे हैं। यानी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसी में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कार्डर रूल्स 1954 के अंदर में जो रूल 6 है, उस छठे रूल के अंदर चेंज किया जा रहा है। और वो छठा रूल जो है वो डेपुटेशन को लेकर चर्चा करता है। अब ये डेपुटेशन क्या है, पहले मैं आप लोग को इसको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझना, होता क्या है कि जब यहाँ पे मान लो यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस सब कमीशन क्या कर रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, ताकि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और साथ ही साथ यहाँ पर आईएफओएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसके बाद और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, उन सभी सर्विसेज के अंदर इन ऑफिसर्स का चयन किया जा सके, उनको रिक्रूट किया जा सके। तो ये यहाँ पर यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के काम करता है, ठीक है। अब इन तीनों ही पोस्ट को मैंने क्यों लिखा है मैं आपको आगे बताऊँगा। तो होता क्या है, अभी इन आईएएस ऑफिसर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो राज्य सरकार के लेवल पर, स्टेट लेवल पर तो होती ही होती है, साथ ही साथ सेंट्रल लेवल पर भी होती है, केंद्र सरकार के लेवल पर। तो आप कहोगे केंद्र सरकार के लेवल पर होती है, हाँ होती है। कैसे, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पर आपने देखा होगा बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ वगैरह काम करती हैं। तो उन मिनिस्ट्रीज़ को देखने के लिए आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस यहाँ पर ये जो ऑफिसर्स हैं इनको अपॉइंट किया जाता है। तो सेंटर यहाँ पर इनको अपॉइंट करता है, तो इसी अपॉइंटमेंट को हम लोग यहाँ पर डेपुटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये सब होता कैसे है। तो देखो यूपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, ट्रेनिंग चली आपकी, ट्रेनिंग होने के बाद में क्या हुआ, आपको एक कार्डर दे दिया जाता है। अपने स्टेट के अंदर, अपने राज्य के अंदर आपको कार्डर मिल गया, जाके आप लोग वहाँ पे अपने सर्विस दे सकते हो, ठीक है ना। मतलब अलग अलग एरिया दिए जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर आप लोग सर्व करते हो। अब क्या होता है, जब वहाँ पे सर्व कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ज़रूरत पड़ती है आईएएस, आईपीएस या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स की, तो उसके लिए यहाँ पर एक लिस्ट ऑफर की जाती है, किसको, राज्य सरकार को। लिस्ट में यहाँ पर नेम वगैरह हैं, राज्य सरकार से बोला जाता है आप एक लिस्ट तैयार करो और वहाँ पर नेम लिखो, और कुछ ऑफिसर जो हैं हमें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार पर चाहिए। तो यहाँ पे स्टेट से बोला जाता है कि हाँ कुछ ऑफिसर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना होगा, यानी कि भेजना होगा सेंट्रल लेवल पर, केंद्र सरकार के लेवल पर। तो केंद्र सरकार अपने पास में यहाँ पर इन ऑफिसर्स को बुलाती है, इसी को हम लोग यहाँ पर डेपुटेशन बोलते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं भेज पा रही है, और स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर पहले भी ऐसा ही काम किया है कि प्रॉपर ऑफिसर्स को सेंट्रल लेवल पर नहीं भेजा है, और इसी चक्कर में केंद्र सरकार लेवल पर आईपीएस, आईएएस ऑफिसर्स का एक शॉर्टेज, एक कमी देखने को मिल रही है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर स्टेट क्यों नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि स्टेट खुद कह रहा है कि हम भेज देंगे तो हमारे यहाँ कौन चीज़ों को मैनेज करेगा। तो इस प्रकार से बहुत कम ऑफिसर्स को अभी तक यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर भेजा गया है।
अब आप कहोगे तो क्या सेंट्रल लेवल यानी कि जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं बुला सकती? देखो अभी तक क्या था ना कि स्टेट से एक अप्रूवल चाहिए होता था, यानी कि स्टेट जो है इस चीज़ को अप्रूव करता था, इसमें राज्य सरकार की मर्ज़ी हुआ करती थी, राज्य सरकार अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर भेजा करता था। अब इसी मर्ज़ी को चेंज किया गया था इसी वाले रूल के अंदर, यानी कि जो अभी रूल के अंदर चेंजेस करे गए, बदलाव किया गया है, उसी के अंदर ये एक सबसे बड़ा चेंज किया गया था कि केंद्र सरकार ने बोला कि अब ये हमारे हाथ में रहेगा। अगर ऑफिसर को हमें बुलाना है, यानी कि केंद्र सरकार लेवल से हमें राज्य सरकार के लेवल पर किसी ऑफिसर को नियुक्त करना है, उसको लेकर आना है यहाँ पर, तो उसके लिए हम सेंटर के अप्रूवल का ध्यान ही रखेंगे। हम यहाँ पर अब हम स्टेट के अप्रूवल का ध्यान ही रखेंगे, हम राज्य सरकार की बात नहीं मानेंगे। और अगर इसमें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कोई क्रिएट होता है तो इसमें जो सुनवाई होगी वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, यानी कि केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना। तो अमेंडमेंट क्या हुआ है, ये तो सारी बातें जो कि अभी देखने को मिली हैं वो सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो अमेंडमेंट यहाँ पर क्या हो चुका है, अमेंडमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया कि अब यहाँ पे जो डिसाइड है, अब जो डिसीजन है वो यहाँ पर हमारा सेंटर लिया करेगा। अभी तक स्टेट डिसीजन ले रहा था कि हाँ हमें भेजना या नहीं भेजना, लेकिन अब यहाँ पर सेंटर डिसीजन लेगा कि हाँ इसको बुलाना है, इस ऑफिसर को बुलाना है। और अगर यहाँ पर कोई भी एक तरीके से मतलब आपस में कोई मेल मिलाप नहीं हो पाता है, अच्छे से यहाँ पर आप कह सकते हो बातचीत नहीं बैठ पाती है, तो उसमें यहाँ पर जो सेंटर का डिसीजन है वो इफेक्टिव माना जाएगा, यानी केंद्र सरकार अपने हिसाब से काम कर पाएगा। तो ये नए रूल्स थे ताकि जो केंद्र सरकार लेवल पर क्या है आईएएस आईपीएस ऑफिसर का शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन क्या हुआ, उन नए रूल्स को भी लेकर यहाँ पे कोई ज़्यादा स्टेप उठा नहीं, और आज के टाइम पर ये सब मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है, इसके ऊपर प्रॉपरली फोकस नहीं किया गया। इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप लोग देखोगे लंबे समय से प्रॉपरली ऑफिसर्स को यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर नहीं भेजा जा रहा है। और ध्यान रखना कि जो भी ऑफिसर्स को हम लोग सेंट्रल लेवल पर भेजते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 ऑफिसर्स हैं, आईएएस आईपीएस और आईओएफएस, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इन तीनों को यहाँ पर डेपुटेशन होता है, इन तीनों के अलावा किसी और का डेपुटेशन नहीं होता। ठीक है ना, तो आप लोग को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता दिया आईएएस काडा रूल क्या है, और उसके बाद में इसका रूल 6 के अंदर क्या चेंजेस करे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई प्रॉपरली स्टेप उठाया नहीं गया। क्यों नहीं उठाया गया, क्योंकि लगभग 8 राज्य हैं, 8 स्टेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर सरकार के इस वाले काम को अपोज किया है। ठीक है, यहाँ पर उन्हें कौन कौन से राज्य हैं, मेघालय, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना। इन्होंने बोला कि यहाँ पर ये सरकार गलत कर रही है, और इनका कहना यह है कि अगर ऐसा है तो हमारा फेडरलिज्म का सिस्टम कहाँ गया। फेडरलिज्म जहाँ पे बात करते हैं हम लोग स्टेट और सेंटर साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब फेडरलिज्म बात करता है कि स्टेट और सेंटर के पास में अलग अलग पावर्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर्स को ले रही है, अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को चला रही है। तो इन राज्य सरकार का एक क्वेश्चन उठाया गया, वो है फेडरलिज्म का, कि देखो फेडरलिज्म का वोलेशन हो रहा है अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार से काम चला रही है तो। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया मामला। आई होप आप लोगों ने समझ लिया है, काफ़ी दिनों बाद चर्चा में आया तो मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ पर बता दिया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। उसके बाद छोटे छोटे आर्टिकल्स आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सारे बकवास हैं, आप लोग इनको स्किप कर सकते हो, बिल्कुल भी इस पर जोर मत डालना, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे एक आर्टिकल आता है ये वाला। अब इस आर्टिकल के अंदर चर्चा की जा रही है कि हम लोग यानी जो इंडिया है उसने यहाँ पर उसका एम है कि हम लोग यहाँ पे एनएसजी को ज्वाइन करें। एनएसजी जो कि एक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, तो हमारा मेजर फोकस है कि हम लोग जाकर इसको ज्वाइन करें। ऐसा हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने 7 जून यानी कि कल के दिन ये बात बोली है। तो हम लोग भी यहाँ पर एनएसजी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देख रहे हैं। अब एनएसजी ग्रुप क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है एनएसजी ग्रुप के बारे में। चलो मैं आप लोग को डायरेक्टली आपको नोट्स के फॉर्म में बताता हूँ। तो एनएसजी की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। एनएसजी को क्रिएट किया गया था जब 1974 के अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक आप कह सकते हो कि जो इंडिया है वो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब है वो टेस्ट करता है सक्सेसफुली राजस्थान के पोखरान में। ठीक है, जिसको हम लोग पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये काम भारत के थ्रू किया जाता है 1974 में। तो आप लोग को ध्यान रखना है। अब उसी के लिए यहाँ पर एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर अभी एक 48 पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 48 यहाँ पर मेंबर्स हैं इसके। इनकी गाइडलाइंस ये बोलती है कि हर एक जो मेंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको कहीं से कहीं तक जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसको कहीं नहीं फैलाना है, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन का कहीं भी सप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स के नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर काम करना होगा। कहीं से कहीं तक यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स की सप्लाई या फिर इसका फैलावा नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की गाइडलाइंस हैं।
तो भारत चाहता है यहाँ पर इसको हम लोग भी यहाँ पे जाकर ज्वाइन करें इस एनएसजी को। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। उसके बाद ध्यान रखना बस इतनी सी बात, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के प्रसार को ये रोकने का काम करता है। वही बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। हाँ, 48 मेंबर का ये एनएसजी ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका मेजर फोकस है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और कितना खतरनाक है आप लोगों ने देखा ही है। तो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रसार बिल्कुल भी ना हो, ये हमारा मेजर फोकस रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप लोग एनएसजी के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे छोटा सा आर्टिकल है, बात की जा रही है डिसेबल पर्सनस के लिए। देखो, जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पर पूरा का पूरा एक बोर्ड बनाया गया है, एडवाइजरी बोर्ड, जिसको हम लोग सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के नाम से जानते हैं, कैब के नाम से। अब क्या हुआ, ये जो बोर्ड है इसके अंदर मैंडेटरी ये बोला गया है कि इसको हर 6 महीने के अंदर मीटिंग करनी होती है, और जो डिसेबल पर्सन है उनके राइट्स के लिए काम करना होता है। तो हर 6 महीने में मीटिंग करनी होगी। ये खुद बातें राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अंदर मेंशन किया गया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो एडवाइजरी बोर्ड है ये साल 2020 से बैठा ही नहीं है, ठीक है। साल 2020 से वापस रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ नहीं, कोई मीटिंग वगैरह हुई नहीं है। अब सरकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर कोई उसका जवाब आया नहीं है, और यहाँ पे बोला जा गया कि लगभग 24 जून यानी कि आज से कुछ दिनों बाद में यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि एडवाइजरी बोर्ड की बॉडी बैठेगी और वहाँ पे एक मीटिंग होगी। तो ये यहाँ पर एक ऑफिशियल का स्टेटमेंट है, बस खाली आप लोग इतना ध्यान रख सकते हो। तो सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी बहुत लंबे समय से वर्क नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट यहाँ पे नवंबर 2020 के अंदर यहाँ पर इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अब वापस हम लोग इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है, इसने यहाँ पे कोई चर्चा नहीं की है। तो अब यहाँ पे चर्चा की जाएगी 24 जून को। क्लियर हो गया। अब उसके बाद इस आर्टिकल में तो आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। इस टॉपिक को मेंस में भी आप लोग यहाँ पे बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे डिसेबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है, यानी कि देखो यहाँ पे एक व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति, और एक डिसेबल पर्सन है। तो डिसेबल पर्सन के पास यहाँ पे क्षमता काफ़ी कम होती है, अपनी डिसेबिलिटी की वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता जैसा एक नॉर्मल ह्यूमन बींग कर सकता है। तो यहाँ पर एक तरीके से उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, वो सक्षम नहीं है, और इसी को हम लोग डिसेबिलिटी बोलते हैं। और डिसेबिलिटी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जा रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, यहाँ पर भी डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी चक्कर में यानी डिसेबिलिटी के मैटर को उठाने के लिए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 3 दिसंबर को हर साल हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि लगभग 2.2% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रही है। और वो डिसेबिलिटी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई या मेंटल डिसेबिलिटी हो गई। और ये खुद डेटा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे पिछले साल डेटा रिलीज़ किया था। उन्होंने बताया कि भारत की 2.2% पॉपुलेशन आज के टाइम पर कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी से सफ़र कर रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो डिसेबल पर्सन है ये यहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं इन डिसेबल पर्सनस के साथ में। जैसे कि सबसे पहली चीज़ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव बहुत होता है। लगातार डिस्क्रिमिनेशन की वजह से यहाँ पर इनको एक इक्वल एक्सेस नहीं मिल पाता, इनको प्रॉपर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। तो पहली चीज़ जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो है डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा यहाँ पर आप देख पाओगे हेल्थ को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। जो लार्ज नंबर ऑफ डिसेबल पर्सन्स आपको देखने को मिलेंगे उनकी डिसेबिलिटी इस प्रकार से है कि उनको ठीक किया जा सकता है, वो सारी डिसेबिलिटी प्रिवेंटेबल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख पाओगे हेल्थ के ऊपर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और उसकी वजह से जो डिसेबिलिटी है वो लगातार आज के टाइम पर जैसी थी वैसी ही है और लगातार बढ़ती हुई नज़र आती है। तो लोगों के पास में कोई इतनी जागरूकता नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों की यहाँ पर बिल्कुल केयर नहीं की जा रही है। जो डिसेबल पर्सन है इसको लेकर हमें काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिसेबल पर्सन ऐसे हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर एक दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तीसरा प्रॉब्लम एजुकेशन का आता है। यहाँ पर इनके पास में मतलब इनके लिए कोई प्रॉपर, देखो स्पेशल स्कूल तो होना चाहिए वैसे तो अगर हम लोग नॉर्मल नज़रिए में देखें, लेकिन यहाँ पर क्या इनके लिए कोई प्रॉपर स्कूल ऐसा है नहीं, स्पेशल स्कूल नहीं है, एजुकेशन प्रॉपरली मिल नहीं पा रही है, कोई ट्रेन टीचर्स नहीं है, कोई एजुकेशन मटेरियल वगैरह नहीं बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर एजुकेशन भी इनको नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर भी एक भेदभाव ये फेस कर रहे हैं।
उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर में बात करें तो बहुत सारे जो डिसेबल्ड एडल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनके पास एक पोटेंशियल है, एक पावर है कि हाँ यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिसेबल होने की वजह से यहाँ पर उनको प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं पाती हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट मिला है तो बहुत ही ज़्यादा लोअर रैंक पर इनको यहाँ पर जॉब दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। देन उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि इन डिसेबल पर्सन को लेकर हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलेगा नहीं। अगर हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा हो तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर एक अंदाजे के तौर पर कुछ नई चीज़ें इनके लिए लेकर आ सकें। देन हमारे संविधान में डिसेबल पर्सनस के लिए क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे लिखी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो DPSPs है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका आर्टिकल 41 यहाँ पे बात करता है कि भाई सभी व्यक्ति के पास में राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और डिसेबल पर्सनस के पास में भी ये सारे राइट्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो डिसेबल का जो सब्जेक्ट है वो कौन से लिस्ट के अंदर में आता है, तो ध्यान रखना स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, क्योंकि हमारे संविधान का जो 7वां शेड्यूल है उसके अंदर आप देख पाओगे सेंटर लिस्ट है, उसके बाद यहाँ पर स्टेट लिस्ट है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको कंकरेंट लिस्ट देखने को मिल जाती है। तो ये जो डिसेबल वाला सब्जेक्ट है ये आपको स्टेट लिस्ट में देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल ये देखने को मिल जाएगा, इस आर्टिकल में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे एयर स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा की जा रही है। एयर स्पोर्ट्स यानी कि यहाँ पे हवा में जो खेल खेला जाता है, इसका मतलब यहाँ पर है, जैसे आप लोग ये देख पा रहे होंगे, एयर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रकार के स्पोर्ट्स प्ले किए जाते हैं जो कि यहाँ पे हवा में खेल खेले जाते हैं, हॉट एयर बलून से, प्लस और भी प्रकार के यहाँ पर इस प्रकार के पैराग्लाइडिंग हो गया, पैराशूट हो गया, ठीक है, पावर एयरक्राफ्ट हो गया, रोटर क्राफ्ट हो गया, ग्लाइडिंग हो गया। तो ये सब यहाँ पर क्या है, ये सब आप कह सकते हो एयर स्पोर्ट्स हैं। तो भारत आज के टाइम पर एयर स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। एयर स्पोर्ट्स में हम लोग थोड़े से पीछे हैं, लेकिन इसको यहाँ पे आगे और ज़्यादा मजबूत करने के ऊपर भारत ने फोकस कर लिया है। और पहली बार इंडिया के अंदर में एयर स्पोर्ट्स को देखने के लिए, यानी एयर स्पोर्ट्स ये जो पूरा मामला है, इस पूरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को देखने के लिए इसके ऊपर एक बॉडी होगी। उस बॉडी का नाम है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग ASFI के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। और ये जो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये एयर स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते रखते इंटरनेशनल लेवल पर भारत को एयर स्पोर्ट्स के मामले में रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे एयर स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, लेकिन भारत को वहाँ पे प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। तो अब यहाँ पे इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि आखिरकार एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है। तो देखो, अब ये जो बॉडी है ये बनाई जाएगी, जो बॉडी है ये एक ऑटोनोमस बॉडी रहने वाली है। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करेगी, और ये क्या करेगी, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी अलग अलग गेम्स में। जैसे स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो लॉजेन है, यहाँ पर आप कह सकते हो एक इंटरनेशनल इवेंट होता है एयर स्पोर्ट्स को लेकर, तो वहाँ पे एक तरीके से भारत को एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्योंकि अभी तक एयर स्पोर्ट्स के मामले में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। तो उसी को देखने के लिए ये एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छी तरीके से एयर स्पोर्ट्स को देखेगा। इसको लेकर रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, कंपटीशन जो भी होंगे, अवार्ड्स दिए जाएंगे, प्लस यहाँ पे पेनल्टीज़ वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो सब यहाँ पर यही देखेगा, कौन, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इसमें कवर किया गया है। तो जैसे एरोबेटिक, एरो मॉडलिंग, यानी कि सब ये हवाई खेल हैं। उसके बाद यहाँ पर हॉट एयर बैलूनिंग आपको देखने को मिलेगा, पैराग्लाइडिंग, ठीक है, पैरा मोटरिंग, स्काई डाइविंग, विंटेज एयरक्राफ्ट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर एयर स्पोर्ट्स के अंदर कवर किया जाएगा। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यह है कि हम लोग इंडिया को एयर स्पोर्ट्स के मामले में एक वन ऑफ द टॉप नेशन बनाएं साल 2030 तक। और हमारा मेजर फोकस ये भी है कि हम लोग अपने एयर स्पोर्ट्स के सेक्टर को पूरी तरह से प्रमोट करेंगे, अफोर्डेबल बनाएंगे और सस्टेनेबल बनाएंगे, ठीक है। तो एयर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर खेला जाएगा और इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स हम लोग उठाएंगे। साथ ही साथ हमारा मेजर फोकस ये भी है कि जो आप कह सकते हो एयर स्पोर्ट्स के अंदर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो उसके ऊपर जो भारत है वो एक छूट भी देगा, GST के ऊपर यहाँ पर ही छूट वगैरह हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि इन इक्विपमेंट्स को लोग परचेज़ करें और यहाँ पर एयर स्पोर्ट्स के अंदर अपनी दिलचस्पी यानी अपना इंटरेस्ट दिखाएं।
और दिलचस्पी बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करा जाएगा, स्कूल और कॉलेजेस को भी एंकरेज किया जाएगा कि वो एयर स्पोर्ट्स का करिकुलम अपने एक्टिविटीज़ के अंदर ऐड करें और साथ ही साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स को एयर स्पोर्ट्स के अंदर उतारें, क्योंकि भारत के पास में पोटेंशियल है कि हम लोग दुनिया में एयर स्पोर्ट्स के मामले में एक वन ऑफ द टॉप नेशन बन सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर हम लोग अपनी ज्योग्राफी देखें तो एक बहुत बड़ा टोपोग्राफी देखने को मिल जाता है, एक अच्छा वेदर कंडीशन है, तो यहाँ पर एयर स्पोर्ट्स आराम से प्ले किया जा सकता है और इससे हमारी इकोनॉमी के अंदर एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो हिल एरियाज़ को ट्रैवल करेंगे, क्योंकि जो एयर स्पोर्ट्स है ये सारे के सारे आपको हिल एरियाज़ के अंदर प्ले होते हुए नज़र आएंगे। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो स्पोर्ट्स सेक्शन है उस स्पोर्ट्स के लिए भारत सरकार ने और भी बहुत सारे इनिशिएटिव को उठाया है, जैसे कि खेलो इंडिया स्कीम, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, ये सारे स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ पर इनिशिएटिव भारत सरकार के थ्रू उठाए गए हैं। ठीक है ना, ये इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर करना। यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि जो एयर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हमारे कंट्री में वो 80 से 100 करोड़ की इंडस्ट्री ये देखने को मिलेगी। इसको हम लोग 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आने वाले टाइम पर, लाखों जॉब्स मिलेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहाँ पर होगा। तो ये यहाँ पर एयर स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा हम लोगों ने कर ली है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। उसके बाद नीचे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, यहाँ पे एलिफेंट और बिग कैट्स के बारे में चर्चा की जा रही है, यानी कि एलिफेंट और टाइगर। तो हमारी सरकार ने बोला है कि देखो इस साल हम लोग एलिफेंट और टाइगर और साथ साथ लेपर्ड, इन तीनों की पॉपुलेशन को हम लोग काउंट करेंगे, इनका सेंसस हम लोग करेंगे। जो टाइगर सर्वे है बेसिकली वो हर 4 साल में एक बार होता है, लेकिन जो एलिफेंट सर्वे है वो हर 5 साल में एक बार होता है। और जो रीसेंट सर्वे हुए हैं, जैसे कि 2018-19 के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें हमने देखा था कि लगभग 3000 के आसपास टाइगर्स थे, और जो 2017 में एलिफेंट्स का सर्वे हुआ था वहाँ पर लगभग 30,000 के आसपास एलिफेंट्स आपको देखने को मिल जाते थे। तो अभी क्या होगा, इन सर्वे को हम लोग वापस से कंडक्ट करने वाले हैं, और ये जो सर्वे है यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे एनिमल की पॉपुलेशन कितनी है। तो ये आने वाले टाइम पर चर्चा की जाएगी। जब भी सर्वे होगा डेफिनेटली इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश होगा, हमारे पास एक नई पॉपुलेशन मिलेगी, पॉपुलेशन बढ़ी है कम हुई है, वो सारी बातें हम लोग को सर्वे के बाद में ही पता चलने वाली हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देन उसके बाद पेज नंबर 14 पर आएंगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल इकलौता ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि देखो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने भारत का जो साल 2022-23 का जो यहाँ पे ग्रोथ है, वो जीडीपी ग्रोथ, उसको यहाँ पे अभी के लिए कट डाउन कर दिया है, 7.5% का ग्रोथ कर दिया है। क्यों? मतलब कि देखो अभी तक ग्रोथ रेट बढ़ा के बता रहे थे कि हाँ भारत इतने प्रतिशत से ग्रो करेगा, लेकिन इसको कम कर दिया गया। उसके पीछे का रीज़न है कि आज के टाइम की जो महंगाई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, प्लस इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी टेंशन्स आपको देखने को मिलेंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, जैसे कि रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट, उसके अलावा और भी वेरियस डिस्प्यूट्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो इन्फ्लेशन भी काफ़ी बड़ा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर भारत का जो ग्रोथ है वो इतना होने वाला नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था। तो एक अंदाज़ा यानी एक फोरकास्टिंग करी है कि 7.5% का जीडीपी ग्रोथ भारत का देखने को मिलेगा 2023 के अंदर। तो ये यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे आर्टिकल का स्टेटमेंट बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी पहले बढ़ाकर यहाँ पे ग्रोथ बताई थी, अब कम कर दी गई है। आने वाले टाइम पर जैसे जैसे सिचुएशन सुधरेगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन ख़त्म होंगे, उसके बाद इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल होगा, तो अगेन यहाँ पर फिर से आर्टिकल आएगा कि हाँ वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा आता रहता है। इनफैक्ट यहाँ पर कभी ज़्यादा कभी कम ये आपको दिखाते रहते हैं, तो आपको ज़्यादा कोई रट कर नहीं चलना है। बस खाली यहाँ पर पढ़ने वाली चीज़ क्या है, वर्ल्ड बैंक के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस अब की बार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी के अंदर देखने को मिल जाता है। वर्ल्ड बैंक का गठन कैसे किया गया? देखो एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था लगभग जुलाई 1944 के अंदर में, और ये जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था ये यूएसए के न्यू हैम्पशायर में किया गया था। और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या किया जाता है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा यहाँ पर बनकर आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन दो बॉडीज़ को इंपॉर्टेंटली बनाया गया। लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम बाद ये जो IBRD यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो था ही हमारे पास, लेकिन जो IBRD वाला है, IBRD यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के अंदर इवॉल्व होता हुआ नज़र आता है। अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा और बताऊँ तो यहाँ पे कुछ और भी अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं। जैसे कि IBRD को बनाया जाता है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देन IDA को बनाया जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। देन IFC को इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन।
देन ICSID को इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, देन उसके बाद मीगा यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का मेजर एम ये था कि ये लोग गरीब कंट्रीज़ की मदद कर सकें, उनको क्रेडिट दे सकें, उनके इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें। ये इनका एक मेजर एम देखने को मिलता है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर बनता है, वर्ल्ड बैंक बेसिकली दो बॉडीज़ को मिलकर बना हुआ है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। तो IBRD और IDA, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक बनता है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक बनता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और कैसे बनता है, इसके अंदर दो यहाँ पर बॉडीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आज के टाइम पर वर्ल्ड बैंक का भी मेजर काम आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया भर की कंट्रीज़ को सपोर्ट करने का काम करता है। कोई कंट्री डूब रही है, उसको यहाँ पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह देता है, उधार प्रोवाइड करवाता है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब हम लोग पेज नंबर 13 पर आते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आजकल ना दुनियादारी में जो भी चल रहा है उसको लेकर कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसे आर्टिकल देखने को मिलेंगे नहीं। जैसे एक आर्टिकल यह है, श्रीलंका को ज़रूरत है $6 बिलियन की, तभी यहाँ पर श्रीलंका थोड़ा सा सर्वाइव कर पाएगा। तो अगेन यहाँ पर इंडिया के बारे में चर्चा की जा रही है। ये मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ा है। गल्फ़ कंट्रीज़ का, गल्फ़ की यहाँ पे जो सरकारें हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला। किस चीज़ को लेकर, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। फिर एक लौता आर्टिकल आपको ये देखने को मिल सकता है जिसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाएगा। हुआ क्या है, चाइना और कंबोडिया दोनों मिलकर एक पोर्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन कंबोडिया ने मना कर दिया इसको और बोला कि नहीं देखो, यहाँ पर कोई भी हम लोग चाइनीज़ मिलिट्री प्रेजेंस को अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन US यहाँ पे बोलता है नहीं, ये लोग साथ में काम कर रहे हैं, चाइना कंबोडिया यहाँ पर एक पोर्ट प्रोजेक्ट बना रहा है। तो उसको लेकर यहाँ पर एक कंसर्न आपको देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है इसको लेकर कुछ चीज़ें कवर हों, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप लोग स्किप कर सकते हो। कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट डेटा आता है तो डेफिनेटली मैं पूरा फोकस करके आपको वहाँ पे कवर करवा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि आपको PDF के अंदर ये आर्टिकल्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप खुद भी एक बार रीड करके देख सकते हो। तो इनके ऊपर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बेकार देखने को मिलेगा। फिर हमने ये आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। देन उसके बाद अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। एडिटोरियल से पहले एक और छोटा सा आर्टिकल है, एडिटोरियल वाले पेज पर ही आता है। यहाँ पे बात की जा रही है कि आज है तारीख 8 जून और हर साल 8 जून को हम लोग वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे कल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था, आज वर्ल्ड ओशन डे है। तो वर्ल्ड ओशन डे के बारे में बात कर लेते हैं। वन डे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, प्लस यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा दूंगा कि मेंस में भी आप लोग इसको लिख सकते हो। वर्ल्ड ओशन डे को हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं 8 जून को, ताकि क्या कर सकें, अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैला सकें ओशियन के बारे में। और ये जो दिन है इसको डेजिग्नेट किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू 2008 के अंदर, तब से यहाँ पर इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। और इस साल का वर्ल्ड ओशन डे का जो थीम है वो है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, यानी कि साथ में यहाँ पर मिलकर एक एक्शन लेना है ओशन के लिए, क्योंकि ओशन को आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, जैसे पोल्यूशन वगैरह। यहाँ पर ये मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब ओशन का इम्पोर्टेंस क्या है, पहले हम लोग इसको जानते हैं। देखो, ओशन से लगभग अगर हम लोग बात करें तो हमारे पृथ्वी का 71% एरिया कवर होता है सिर्फ और सिर्फ ओशन से, और लगभग हमारे प्लैनेट का जो वाटर 97% जो वाटर है वो यहाँ पर सभी ये जो ओशंस हैं वो यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं। तो बहुत सारा पानी आज के टाइम पर इस ओशन के अंदर देखने को मिलेगा, और इसी के चक्कर में आज के टाइम पर हमारी जो दुनिया है वो यहाँ पर खा पा रही है, ऑक्सीजन ले पा रही है, क्योंकि ओशन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। प्लस इतना ही नहीं, केवल ओशन के अंदर आपको बहुत सारी यहाँ पर आप कह सकते हो कि वैराइटीज़ देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि मेडिसिनल कंपाउंड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको कैंसर से बचाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी ओशन के अंदर पाई जाती हैं। देन हमारे दुनिया की इकोनॉमी के लिए भी ओशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि समुद्र ना होता तो व्यापार ना होता। ठीक है, 90% से ज़्यादा जो व्यापार है वो आप देख पाओगे सी के माध्यम से, सी रूट से किया जाता है, और मिलियंस लोगों की जो जॉब है वो आपको इसी वाले सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इसी वजह से ओशन का जो इम्पोर्टेंस है वो भारत के लिए कहीं गुना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। प्लस हमारे वेदर और क्लाइमेट को रेगुलेट करने का काम भी ओशन करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास टोटल 17 गोल्स है जिसको 2030 तक अचीव करना है। इसका गोल नंबर 14 ये बोलता है कि हम लोगों को मिलकर जो ओशंस हैं उनको यहाँ पे कंजर्व करना है, उसका सस्टेनेबल यूज़ करना है, और यहाँ पर एक तरीके से जो सी है, समुद्र है, प्लस जो मैरिन रिसोर्सेज हैं उसका डेवलपमेंट करना है।
तो बेसिकली यहाँ पर हमारे गोल के अंदर ये गोल एडेड है कि हम लोग ओशन की प्रोटेक्शन को लेकर काम करें। अब प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओशन को खतरा भी है। खतरा किस चीज़ का है? पोल्यूशन, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, प्लस उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी फिशिंग को मतलब फिशिंग करी जा रही है और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ मार ली जाती हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारा फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ओशन के अंदर एसिडिटी लगातार बढ़ रही है। प्लास्टिक वेस्ट भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारा प्लास्टिक आज के टाइम पर ओशन के अंदर लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड ओशन डे को लेकर चर्चा हो गई है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल की तरफ। तो आज के जो एडिटोरियल हैं उसमें से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि 2 एडिटोरियल ये हैं, ये क्राइम और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को लेकर चर्चा करता है, डिस्कस करेंगे क्या है ये। फिर उसके बाद एक एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा, चाइना के ऑक्यूपेशन को डिकोड करता है। देन उसके बाद एक और एडिटोरियल आपको ये देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ये इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में चर्चा करता है। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी है, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिफाइन की गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा ये वाला है, ये डेटा जो है मैं आपके साथ में पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। अभी मैं आपके साथ में इसको लेकर डिस्कशन भी करूंगा। फिर हमारे पास एक एडिटोरियल है बैड बैंक को लेकर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से यहाँ पर मेंस का एक क्वेश्चन मैं शेयर करूँगा, क्योंकि डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक मेंस के क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। तो 8 जून का डेली मेंस क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा। मेंशन किया जा रहा है कि आपको डिस्कस करना है रोल एंड फंक्शन ऑफ एआरसी, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर बैड बैंक, यानी कि इसी वाले एडिटोरियल के ऊपर यहाँ पर ये क्वेश्चन है। बैड बैंक के बारे में आपको बताना है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर यहाँ पर इसके फंक्शंस और रूल्स क्या हैं ये आपको बताना है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको भी समझाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर लिख कर कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, मेंस आंसर राइटिंग वाला आपको ग्रुप मिलेगा और उस ग्रुप के अंदर जाकर आप ऐड हो सकते हो। वहाँ पे आप लोग आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। डेली बेसिस पर बहुत सारे लोग वहाँ पे अपने आंसर्स को सबमिट करते हैं। तो पहले हम लोग अपने एडिटोरियल की शुरुआत करेंगे डेटा पॉइंट से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे ई डेब्रिस के बारे में चर्चा की जा रही है। आपने स्पेस डेब्रिस के बारे में सुना हुआ है, यानी कि अंतरिक्ष का कचरा। तो ई डेब्रिस यहाँ पर भी बात करता है ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में काफ़ी बार पढ़ रखा है, यानी कि जो हमारा लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, हम लोग इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, वो ख़राब हो जाता है तो उसको क्या करना है, फेंक देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए बन चुका है। मेंशन किया गया कि लगभग 1000 किलो टन का जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये प्रोड्यूस किया गया था साल 2019-20 में सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर में, और ये खुद सीपीसीबी की रिपोर्ट बताती है। लेकिन जब इंटरनेशनल डेटा आता है तो वो ये बोलता है कि इससे भी कई गुना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर में। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अपने आप में प्रॉब्लम है। इंडिया यहाँ पर 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का। टॉप नंबर पर चाइना है, सेकंड पर यूएस है और उसके बाद 3rd नंबर पर आपको भारत देखने को मिलेगा। लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इससे यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसमें बहुत सारी टॉक्सिकनेस, बहुत सारी यहाँ पर आपको जहरीली चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो कि इंसान के लिए और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हद तक खतरनाक हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर एक डेटा देखते हैं, ये वाला डेटा। तो इस डेटा में मेंशन किया गया कि देखो जो टॉप कंट्रीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का प्रोडक्शन कर चुकी हैं साल 2019 के बीच में। तो साल 2019 में सबसे ज़्यादा कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हुआ, चाइना के अंदर। देन उसके बाद यूएसए सेकंड नंबर पर है और 3rd नंबर पर आपको भारत देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिल जाएगी, ये टेबल ये बताता है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर में जो ये मेटल है वो मेटल कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे कि हमारा बल्ब हो गया, टेलीविज़न है, टीवी हो गया, बैटरीज हो गई, सर्किट बोर्ड हो गए, इसके अंदर लेड पाया जाता है, लेड मेटल। और लेड अपने आप में कितना खतरनाक है, आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि हार्ट रिलेटेड बीमारियाँ, यानी कि आपके दिल से रिलेटेड बीमारियाँ यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो प्रिंटर इंक होता है, प्रिंटर इंक के साथ में यहाँ पर स्प्रिंग्स हो गए, सर्किट बोर्ड हो गए, बैटरीज हो गई, डिटेक्टर्स, मोबाइल फ़ोन, इनके अंदर कैडमियम पाया जाता है जो कि आपके बोन के लिए काफ़ी हद तक खतरनाक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मरकरी हो गया, मरकरी आपको मिलता है एलसीडी स्क्रीन के अंदर में, फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर में, सर्किट बोर्ड के अंदर में, और ये अगेन यहाँ पर आपके डैमेज कर सकता है आपके ब्रेन को। फिर उसके बाद निकल पाया जाता है बैटरीज़ के अंदर में, वो डायरेक्टली यहाँ पर लिवर और यहाँ पे साथ साथ बॉडी में एलर्जी जनरेट कर सकता है। देन लिथियम
लिथियम जो है बैटरीज़ के अंदर पाया जाता है, बैटरीज आपने फेंक दी वो आपके लंग्स को डैमेज कर सकती है। बैरियम जो है ये कैथोड रे ट्यूब्स के अंदर पाया जाता है, प्लस फ्लोरोसेंट लैम्प्स के अंदर पाया जाता है, अगेन ये ब्रेन के लिए काफ़ी खतरनाक है। देन बेरिलियम आप देख पाओगे ये कंप्यूटर्स के अंदर, एक्सरे मशीन के अंदर पाया जाता है, जो कि कैंसर और लंग डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये बताया गया कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है अगर उनके अंदर ये सारे मेटल्स मिलते हैं तो। क्लियर हुआ? चलो अब आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। ये जो आर्टिकल है बात करता है बैड बैंक के बारे में। अब कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था, चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को आज भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसको लेकर देता हूँ। ठीक है, कल मैंने इसके बारे में आपको वैसे इन्फॉर्मेशन दी थी बैड बैंक स्ट्रक्चर के बारे में, चाहो तो वहाँ से भी आप लोग कवर कर सकते हो। अगर आपने कल कवर किया है तो आप लोग आज इसका रिविजन कर सकते हो, या फिर रिविजन भी है तो स्किप करो और दूसरे आर्टिकल पर आ जाओ। यहाँ पे हुआ क्या है, पिछले कुछ टाइम पे हमारी यूनियन कैबिनेट ने लगभग 30,600 करोड़ रुपए अप्रूव करे थे। किसके लिए? NARCL के लिए। किसके लिए? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के लिए, या फिर आप कह सकते हो 30,600 करोड़ रुपए में इस बॉडी को बनाया गया। अब इस बॉडी को क्यों बनाया गया मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल चर्चा ये हो रही है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने मंडे में अनाउंस कर दिया है कि जो NARCL और जो IDRCL है ये दोनों यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे बैड लोन्स को रिकवर करना जल्द ही। ठीक है, हम लोग फोकस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बैड लोन्स को जल्दी से जल्द रिकवर किया जा सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये मुद्दा है। अब यहाँ पे समझते हैं पहले ये बैड लोन और बैड बैंक क्या है। आपने बैंक का वर्क समझा होगा, बैंक कैसे काम करता है। सिंपल शब्दों में बताऊँ तो बैंक कैसे कमाता है, आप यहाँ पे बैंक में पैसे को डिपॉजिट करते हो और उसके बाद बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, और वही पैसा बैंक उठाकर यहाँ पे लोन के फॉर्म में दे देता है इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को, और इनसे बहुत हायर रेट का इंटरेस्ट लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर बैंक ने इन बड़े लोगों से 10% का इंटरेस्ट लिया और आपको सिर्फ और सिर्फ 5% का ब्याज देता है, आपको ब्याज बहुत कम मिलता है, और इसके बीच का जो डिफरेंस हो गया वो यहाँ पर बैंक का रेवेन्यू हो गया। ठीक है ना, बैंक इस प्रकार से काम करता है। लेकिन ये तो हो गया बैंक का स्ट्रक्चर। अब ये बताओ बैड लोन क्या है। बैड लोन ये लोन है जब बैंक आपका पैसा उठाकर किसी बड़े कंपनी वाले को इसने पैसा दे दिया, किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए पैसा दे दिया एज अ लोन, लेकिन वो पैसा डूब गया और वो बिजनेसमैन वो पैसा नहीं लौटा पा रहा है बैंक को, तो वो क्या है, वो है यहाँ पर बैड लोन। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, वो यहाँ पर आपके लिए बैड लोन या फिर NPA भी हम लोग इसको बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो बैंक को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है जब बैंक का पैसा वापस नहीं आ पाता है, तो ना ही ब्याज आया और ना ही बैंक ने जो यहाँ पर लोन के फॉर्म में पैसा दिया था ना ही वो आ पाया। तो आप समझ सकते हो कि हाँ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बैड लोन है इसी बैड लोन को रिकवर करने के लिए ये बैड बैंक बनाया गया था। ठीक है ना, तो इसी बैड लोन को रिकवर करने के लिए बैड बैंक बनाया गया, और इसी बैड बैंक के अंदर 2 स्टेप उठाए गए हैं। एक तो NARCL जिसको हम लोग नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपको IDRCL देखने को मिल जाएगा, दैट मीन्स इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी इसकी फुल फॉर्म है। यानी सरकार ने पिछले साल ये दोनों यहाँ पर बनाए बैड बैंक के 2 पार्ट बना दिए हैं। अब काम कैसे करेगा ये? काम ये करेगा कि बैंकों का जो बैड लोन है, ठीक है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो बैंकों का पैसा रिकवर करके देगा। अब वो कैसे देगा तो मैं आपको समझाता हूँ। अब बैंक ने जब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन को पैसा दिया, लोन दिया था जो कि उसके पास नहीं आ पाया बैंक के पास, तो क्या हुआ, उसके बदले में बैंक ने एक सिक्योरिटी रख ली थी। ऐसा ही तो होता है, यहाँ पर बैंक के पास आप लोन लेने जाओगे तो बैंक अपने पास में एक सिक्योरिटी रख लेता है कि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी कार या फिर कोई भी यहाँ पर जायदाद वगैरह है वो सब यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी रख ली गई। तो बैंक के पास वो सब सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे पैसा अगर नहीं आ पा रहा है बैंक के पास में, तो ये दोनों जो बैड बैंक के अंदर स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ये क्या करेगा, ये बैंक से उसी सिक्योरिटी को यहाँ पर परचेज करेगा। तो उसी सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए NARCL बनाया गया, और परचेज करने के बाद में जो IDRCL है वो क्या करेगा, वो उसी सिक्योरिटी को बेच देगा। ठीक है, मान लो किसी ने प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी रखवाई थी, तो NARCL ने बैंक से वो प्रॉपर्टी खरीदी और IDRCL उसको बेच देगा। जो पैसा आया वो बैंक को दे दिया जाएगा, तो बैंक के पास पैसा वो रिकवर हो गया। तो बैड लोन को रिकवर करने का ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है NARCL और IDRCL का। ठीक है ना, तो NPS क्या होता है मैंने आपको बता दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या फिर इसको हम लोग बैड लोन के नाम से भी जानते हैं। देन NARCL और IDRCL का क्या वर्क होगा मैंने आपको ये भी बहुत क्लियर सिंपल से शब्दों में बता दिया है। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि यहाँ पर आप ऐसा कहोगे कि जब यहाँ पर बैंक से NARCL
क्या करेगा, इनसे प्रॉपर्टी या फिर जो भी सिक्योरिटी है वो जब खरीदेगा और IDRCL उसको बेचेगा, तो ये लोग बैंक को हाथों हाथ पैसा देंगे? देखो नहीं, हाथों हाथ पैसा नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ बैंक को स्टार्टिंग में जब उनसे सिक्योरिटी ली जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ उसका 15% बैंक को पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बोलते हैं उस सिक्योरिटी को बेचने के बाद में जो भी पैसा आएगा, बाद में यहाँ पर 85% पैसा हम लोग बैंकों को देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 15% एडवांस दे दिया जाएगा और 85% वो सिक्योरिटी को बेचने के बाद जो पैसा आएगा तब दिया जाएगा। तो आप कहोगे जो 15% ये लोग पैसा दे रहे हैं वो कहाँ से देंगे? इस बॉडी को तो नया नया बनाया है, नए बैड बैंक को बनाया है, तो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, उसी के लिए यहाँ पर क्या किया है, सरकार ने अभी यहाँ पर 30,600 करोड़ का अप्रूवल दिया है। 30,600 करोड़ यहाँ पर NARCL को दिए गए हैं। तो एडवांस में जो 15% यहाँ पर बैंकों को मिलेगा वो इसी पैसों में से यहाँ पर बैंकों को दे देगा और फिर उसके बाद उनकी सिक्योरिटी को लेने के बाद में उसको बेचेगा, पैसा मिलेगा, वो बैंक को दे दिया जाएगा। तो ये था हमारा बैड बैंक का स्ट्रक्चर। तो ये है कि हाँ, बैड बैंक जो है नाम से बैड बैंक है लेकिन काम इसका अच्छा है, बैड लोन को रिकवर करने का काम करता है। वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जानी है, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर आप लोग अपना आंसर लिख सकते हो और आंसर लिखने के बाद में जल्द से जल्द टेलीग्राम पर आपको इसका आंसर सबमिट करना है। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल हमारे लिए क्या बोलता है? अगला एडिटोरियल बात करता है कॉपीराइट और क्राइम इन्फ्रिंजमेंट के बारे में। देखो पहले हम लोग समझते हैं कॉपीराइट क्या है। कॉपीराइट क्या है कि आपका एक कंटेंट है, किसी ने यहाँ पर प्रॉपरली कॉपी कर लिया है, ठीक है, पूरी तरह से कॉपी कर लिया है आपका ही कंटेंट, तो वो यहाँ पे क्या कहलाता है, वो यहाँ पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, कॉपीराइट का उल्लंघन है। और इसके लिए बहुत सारे प्रावधान है, कॉपीराइट एक्ट है जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी कॉपी करता है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर स्टेप उठाता है। तो इसको लेकर यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं कि भाई यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि देखो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या किया, रिसेंटली यहाँ पर एक जजमेंट पास किया और इस कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को लेकर यहाँ पर एक तरीके से कुछ चीज़ें बोली गई हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, कॉपीराइट का उल्लंघन जो है, यहाँ पर बेसिकली ये एक पनिशेबल है, यानी कि यहाँ पर अगर किसी ने काम किया, किसी का कॉपी किया, तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और पनिशमेंट यहाँ पर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के थ्रू दिया जा सकता है। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर ये बोला गया कि जो कॉपीराइट यानी कि जो पनिशमेंट दिया जा रहा है, अगर किसी को पनिशमेंट दिया जा रहा है इस कॉपीराइट एक्ट के थ्रू, क्योंकि कॉपीराइट के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक एक्ट बना हुआ है जिसका नाम है कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। तो यहाँ पर ये बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति कॉपी करता है तो बेसिकली वहाँ पर वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के थ्रू देखा जाएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है, उसको बेल वगैरह भी नहीं मिल पाएगी। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और इसी को लेकर पहले भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस हो चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रो इंटरनेशनल वर्सेस द स्टेट ऑफ NCT। इसका जजमेंट ये बोलता है कि देखो जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, अगर कोई कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तो यहाँ पर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है अंडर द CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो आपको इतना समझ लेना है, इसी टॉपिक को उठाया गया कि हाँ जो कॉपीराइट है इसके अंदर जो सज़ा मिलती है वो यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसका मतलब जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के साथ साथ यहाँ पर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वहाँ पर पहले तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का यहाँ पर आप कह सकते हो एक डायरेक्शन आएगा पुलिस को कि वो जाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन्हीं चीज़ के अंदर कुछ दिक्कतें हैं। यहाँ पर कुछ दिक्कतें क्या है वो यहाँ पर ऑथर के थ्रू बताई गई हैं, तो उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि भाई देखो क्या है कॉपीराइट में, आपने समझ लिया कॉपीराइट क्या एग्जैक्टली देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉपीराइट यहाँ पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हमारा कॉपीराइट एक्ट भी बोलता है, प्लस एक जजमेंट आया था वो भी बोलता है, हमने ये भी कवर कर लिया। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे ये जो जजमेंट है यहाँ पर ये बोलता है कि देखो बहुत सारे जो कॉपीराइट ओनर्स हैं, यानी कि जिनका एक कॉन्टेंट है और उन्होंने उस पर कॉपीराइट ले रखा है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी करेगा तो उसके ऊपर केस ठोक दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो जजमेंट है वो यहाँ पर बोलता है कि जो बहुत सारे कॉपीराइट ओनर्स जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ के हो गए, वो कहीं ना कहीं पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनका कुछ भी कॉपी होता है तो डायरेक्टली यहाँ पर वो पुलिस का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और इसका रिजल्ट ये होगा कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा और अरेस्ट करने के साथ साथ वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, उसको बेल तक यहाँ पर नहीं दी जाने वाली है, ठीक है।
अब यहाँ पे बताया गया कि देखो इसके अंदर भी बहुत सारी उलझनें हैं, मतलब इस पूरे एक्ट के अंदर बहुत सारी उलझनें हैं इन्वेस्टिगेशन को लेकर। वो सब क्या है यहाँ पर ऑथर ने समझाई हैं। मैं आपको उलझनें समझाता हूँ क्या क्या ऑथर मेंशन करते हैं। ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि सबसे पहली बात यहाँ पर कॉपीराइट के अंदर एक और क्वेश्चन उठ जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि देखो कहीं कहीं पर कॉपी करने की एक परमिशन मिल जाती है, क्योंकि जो कॉपीराइट एक्ट है इस एक्ट के अंदर में सेक्शन 52 आपको एक्सेप्शन देता है। कहीं कहीं पर आप लोग यहाँ पर चीज़ें कॉपी कर सकते हो अगर वो फेयर यूज़ है कॉपी का, तो ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बोला गया अगर फेयर यूज़ करो तो यहाँ कहीं कहीं पर आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो, तो ये लॉ भी बोलता है। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया, जब हम लोग बात करते हैं कॉपीराइट की, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मान लो एक तरीके से मेंशन किया जाता है एग्जांपल के तौर पर, एक छूट यहाँ पर ऐसे मिलती है कि मान लो एक वर्क है, उस वर्क को क्वालिफाई किया गया है, उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिली हुई है डिज़ाइन एक्ट ऑफ 2000 के अंदर। एक हमारे पास मतलब कॉपीराइट एक्ट अलग है और डिज़ाइन एक्ट अलग है, तो ये जो डिज़ाइन एक्ट ऑफ 2000 है इसके अंदर एक प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति यहाँ पर आप कह सकते हो कॉपीराइट को क्लेम नहीं कर सकता। तो कहीं कहीं पर कहने का मतलब है छूट मिली हुई है इस कॉपीराइट के अंदर में, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको एक्सेप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वो यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। देन उसके बाद ये चीज़ें डिपेंड करती हैं केस टू केस यहाँ पर कि वो केस कैसा है, उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर ये डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर मेंशन किया गया कि मान लो कोई केस निकल कर आए कॉपीराइट का, और वो जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पर वो पुलिस कर रही है, ठीक है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस निकल कर आया, वहाँ पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है। लेकिन क्या आप लोग यहाँ पर पुलिस के ऊपर इतना फेथ रखते हो, विश्वास रखते हो कि वो जो एवरेज लेवल का पुलिस सब इंस्पेक्टर है, क्या उसके अंदर सक्षमता है कि हाँ वो यहाँ पर एक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे? क्योंकि कोई प्रॉपर ट्रेनिंग फंडिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी नहीं। प्रॉपर यहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से उनके पास यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसकी नॉलेज नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या एक एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा? और एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस कॉपीराइट को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेंशन किया। देन उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जाता है किस चीज़ के बारे में, एक और क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि जब हम लोग बात करते हैं कॉपीराइट की, तो कॉपीराइट को क्रिमिनलाइज पहले नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स यहाँ पर इस कॉपीराइट को लेकर आए थे। उन्होंने यहाँ पर कॉपीराइट एक्ट को लेकर आए थे, और तब उस समय इतनी कोई सज़ा वगैरह क्रिमिनलाइजेशन बिल्कुल नहीं था आज के टाइम पर। लेकिन इंडिया ने जब देश आज़ाद हुआ तो इस कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को यहाँ पर पूरी तरह से आप कह सकते हो क्रिमिनलाइज कर दिया है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर ये कॉपीराइट का इल्ज़ाम लगता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा जेल के अंदर का, प्लस यहाँ पे फ़ाइन भी चार्ज किया जाएगा। और वो जो पनिशमेंट है उसको यहाँ पे आज के टाइम पर तिगुना बढ़ा दिया गया है, 3 साल तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है इस कॉपीराइट के तहत। तो ये बताया गया। फिर इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ में भी यहाँ पर कॉपीराइट को लेकर एक आता है ट्रिप्स एग्रीमेंट, आपको पता होगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है, इनफैक्ट कल ही पढ़ा था। जो बेसिकली यहाँ पर बात करता है कि जो भी यहाँ पर किसी व्यक्ति ने इन्वेंशन किया है, इनोवेशन किया है, वो अपने सामान को, अपने नए इनोवेशन को एक प्रोटेक्शन दे सकता है इस आप कह सकते हो इस प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में। लेकिन होता क्या, यहाँ पर भी आप कह सकते हो काफ़ी सारी छूट है। यहाँ पर इंडिया को एक तरीके से एक बोला गया कि देखो यहाँ पर जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, हर प्रकार कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो है ये क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर आप कह सकते हो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर। यहाँ पर दिक्कत यह है कि कॉपीराइट की जब बात करते हो तो एक तरफ यहाँ पर आता है कॉपीराइट पायरेसी और दूसरी तरफ आता है यहाँ पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो इसके बीच का डिफरेंस भी क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि देखो पायरेसी और इन्फ्रिंजमेंट 2 प्रकार की यहाँ पर डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने यहाँ पर क्या किया, एक कॉपीराइटेड किताब है, ऐसी किताब है जिसके ऊपर कॉपीराइट ऑलरेडी वो व्यक्ति ले चुका है। अब क्या हुआ, उसने उस किताब को बिना यहाँ पर उस ऑथर से पूछे धड़ाधड़ यहाँ पर उसको रीप्रोड्यूस कर दिया, दोबारा यहाँ पर उसको प्रोड्यूस करने के बाद में यहाँ पर बेच दिया। तो वो क्या है, वो पायरेसी है, कॉपीराइट पायरेसी, और यहाँ पर वो मुजरिम साबित होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट के अंदर क्या हो रहा है, तो इन्फ्रिंजमेंट के अंदर मान लो यहाँ पर 2 पब्लिशिंग हाउस हैं, यानी 2 व्यक्ति हैं जो कि मतलब 2 पब्लिशिंग हाउस है जो कि टेक्स्ट बुक को पब्लिश कर रहे हैं, उनका कंटेंट सेम हो चुका है, तो वहाँ पर वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को लेकर भी प्रॉपर यहाँ पे कोई डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी नहीं, प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर डिफाइन करना होगा कॉपीराइट पायरेसी और इन्फ्रिंजमेंट के बारे में कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या क्या आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया इंडिया का जो कॉपीराइट एक्ट है वो यहाँ पर कुछ छूट भी देता है,
लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे कॉपीराइट एक्ट क्या बोलता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि देखो पहले भी बहुत सारे केसेस निकल कर आए कि जैसे कि हम लोग देख पाते हैं हर एक जो बॉलीवुड प्रोडक्शन है वो कई सारी चीज़ों को कॉपी कर लेता है। इनफैक्ट यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा, इनको यहाँ पर अभी डिस्चार्ज किया गया था नवंबर 2021 के अंदर। तो अभी डिस्चार्ज क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर एक केस निकल कर आया था इनके ऊपर कॉपीराइट का। जो रंग दे बसंती है उसको यहाँ पर इन्होंने रिलीज़ किया था 2006 में। वो बेसिकली कहीं ना कहीं कॉपीराइट मूवी आपको देखने को मिल जाती है, वो यहाँ पर मेंशन किया। तो कॉपीराइट को लेकर ये सारे स्टेप्स भी उठाए जाते हैं, ये यहाँ पर बताया जाता है। तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन है कि हाँ पुलिस को जो पावर्स दी गई हैं, पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है इस कॉपीराइट को लेकर। लेकिन जब तक यहाँ पर आप लोग कॉपीराइट को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करोगे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या है या फिर क्या चीज़ें क्या हैं, क्योंकि इसको लेकर एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जब प्रॉपरली इसको डिफाइन नहीं करो, क्योंकि कहीं पर छूट मिल रही है कहीं पर नहीं मिल रही है, इसको प्रॉपर डिफाइन करो और डिफाइन करने के बाद में यहाँ पर आप लोग ये स्टेप उठा सकते हो। अदरवाइज जो इस सुप्रीम कोर्ट का स्टेप है कि यहाँ पुलिस कस्टडी में ले सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इससे कहीं ना कहीं जो लोगों के जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, लोगों के पास में जो छूट हैं, फ्रीडम ऑफ राइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अफेक्ट होते हुए नजर आएंगे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि कॉपीराइट को आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस जो बनाया है, इसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियाँ होंगी। इनफैक्ट जो लोगों के पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह की यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके ऊपर रोक लगती हुई नज़र आएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर आता है एक और एडिटोरियल। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है डिकोडिंग चाइनाज ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि अभी देखो 3 कारण आपको देखने को मिल जाते हैं क्यों इंडिया शुड बी पर्टिकुलरली कंसर्न अबाउट चाइनाज कंस्ट्रक्शन एक्टिव ऑन पेंगोंग सो लेक। तो आपको पता है कि जो पेंगोंग सो लेक देखने को मिलती है, उस पेंगोंग सो लेक पर चाइना ने रिसेंट टाइम पर कुछ कंस्ट्रक्शन करने के ऊपर काम किया, इनफैक्ट कोई ब्रिज वगैरह बनाया है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बोला गया सबसे पहला कंसर्न क्या देखने को मिलेगा, 3 वजह से देखने को मिल सकता है। 3 वजह क्या है, सबसे पहली बात, भारत का एक वॉर हुआ था चाइना के साथ में 1962 में, और उस वॉर के अंदर हमें पता चलता है कि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार आप कह सकते हो यहाँ पे सरप्राइज़ उसने कर दिया था इंडिया को, एक अनाउंसमेंट करके 1957 के अंदर एक अनाउंसमेंट किया कि हम लोग यहाँ पर एक रोड को बना चुके हैं अक्साई चीन वाले एरिया में, और वो रोड जो है तिब्बत को जिंजियांग से कनेक्ट करती है। तो आप लोग कह सकते हो भारत को उसने पहले भी ऐसे ही चौंकाया है, और जब को आप एक तरीके से कह सकते हो कि जब ये स्टेप उठाया गया था चाइना की साइड से कि हाँ इस प्रकार से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, और डेवलपमेंट करने के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया था, और ये अनाउंसमेंट को लेकर आज तक यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी सारा प्रोटेस्ट होता है। उसके बाद में यहाँ पर चाइना के थ्रू एक और काम किया गया। चाइना बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर इसका एक आइडियोलॉजी है कि दूसरे टेरिटरी के अंदर एंटर होना, और उसी के चक्कर में यहाँ पर जब दूसरे टेरिटरी में ये एंटर करता है तो दूसरे की कंट्री के टेरिटरी में एंटर करने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, उस कंट्री के साथ में टेरिटोरियल डिस्प्यूट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये चाइना की हरकतें बहुत लंबे समय से देखने को मिलेंगी। और इसी प्रकार से यहाँ पर एक और हरकत ये की गई है कि हाल ही में चाइना ने एक पुल, एक ब्रिज बना लिया है पेंगोंग सो लेक के ऊपर। ठीक है, और वो एरिया है जो कि भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर आता है, भारत उस एरिया को क्लेम करता है। तो ये एरिया ऐसा है जो कि भारत का है, लेकिन चाइना उसके ऊपर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करता हुआ नज़र आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है, तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, वो यह है कि देखो चाइना ना इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पे मतलब इसका पालन नहीं करता। इंटरनेशनल लॉ की अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल लॉ इस चीज़ के ऊपर रोक लगाता है कि हाँ कोई व्यक्ति, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के टेरिटरी में जाकर इस प्रकार से कोई कंस्ट्रक्शन करे, उस चीज़ के ऊपर जो इंटरनेशनल लॉ है वो रोक लगाता है। लेकिन चाइना सारे इन लॉज को यहाँ पर आप कह सकते हो इनका पालन नहीं करता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया को थोड़ा सा कंसर्न है इस चाइना की एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि यही केस हम लोग साउथ चाइना सी में देखते हैं। साउथ चाइना सी में भी चाइना जो है अपना दबदबा बनाता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर भी क्रिएट होती हुई देखने को मिलती है। तो चाइना इंटरनेशनल लॉ की बिल्कुल भी नहीं सुनता, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। जबकि अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन देखने को मिलेगा, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक केस पहले ही देखा है। पल्मास केस जो है, आइलैंड ऑफ पल्मास केस, इस केस को देखा था, और वहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया था कि देखो पहली बात तो वहाँ पे बात की जा रही थी कि हाँ क्या यहाँ पे कोई कंट्री पीसफुल यानी कि शांतिपूर्वक अपना जो टेरिटोरियल एक तरीके से कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो कर सकता है दूसरे के एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसको लेकर एक प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आइलैंड ऑफ पल्मास का केस था, बिल्कुल चाइना और इंडिया वाला केस निकल कर आ रहा था।
तो इस चीज़ को यहाँ पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने नकारा, इस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी चक्कर में भारत भी यहाँ पर जो चाइना के फालतू के क्लेम है, चाइना जो बोलता है कि हाँ हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये हमारा एरिया है, इस चीज़ को भारत भी यहाँ पर रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो जो हिस्सा है अक्साई चीन वाला एरिया वो भी यहाँ पर हमारा ही है, और उसके अंदर ही आकर यहाँ पर लगातार और भी अंदर आकर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चाइना के थ्रू किया जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि जब हम लोग इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि अगर दोनों कंट्री तैयार हैं तो सही है, लेकिन एक कंट्री अगेंस्ट में उस कंस्ट्रक्शन के, दूसरी कंट्री इसको कर रही है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा हमारा इंटरनेशनल लॉ खुद बोलता है। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर आप कह सकते हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी काफ़ी सारे केस पहुँचे थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी यहाँ पर एक केस पहुँचा था फ़िलिस्तीन को लेकर, ठीक है, जहाँ पर एक तरीके से बोला गया था कि एक तरीके से आप कह सकते हो एक वॉल बनाई जा रही थी ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी के अंदर, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि पैलेस्टीन वाली टेरिटरी है, वहाँ पे एक दीवार वगैरह बनाई जा रही थी, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगाया। ठीक है ना, यहाँ पे बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, हालांकि यहाँ पर आप लोग कर रहे हो ये बात, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो भले ही आपने ऑक्यूपाई कर रखा है वो एरिया, यानी कि आपने वो कब्जा रखा है वो एरिया, लेकिन आप लोग यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनफैक्ट वो जो एरिया है वो यहाँ पर दूसरे कंट्री का आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली ICJ ने, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसके ऊपर रोक लगाई थी। उसी प्रकार से एक और केस निकल कर आया कोस्टा रिका और निकारागुआ का। निकारागुआ लगातार कंस्ट्रक्शन अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा था कोस्टा रिका वाले एरिया पर, तो इस चीज़ को भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अनलॉफुल कहा कि बिल्कुल यहाँ पर एक कानून के अगेंस्ट में है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ हमारा ये एक तरीके से इजाज़त नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू हमें पता ये चलता है कि जो चाइना ये जो ब्रिज बना रहा है पेंगोंग त्सो लेक के ऊपर में हमारी टेरिटरी के अंदर ये काम कर रहा है, ये सब यहाँ पर अनलॉफुल आपको देखने को मिलेगा। ये सब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत आपको ये देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको समझ लिया होगा कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी या फिर ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर कोई दूसरी कंट्री, मान लो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कोई एक कंट्री है उसने यहाँ पर किसी दूसरे कंट्री का एरिया कब्जा लिया, उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो यहाँ पर वो नहीं कर सकता। यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ हमारा उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर भी एक क्लैरिटी मिल चुकी है। फिर उसके बाद एक एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा, ये बात करता है इकोनॉमी को लेकर। तो इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि देखो जो भारत की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा डगमगाई कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर, और आज के टाइम पर जो महंगाई है वो काफ़ी स्तर पर बढ़ चुकी है। उसके पीछे का कारण है रशिया यूक्रेन का विवाद, जियोपॉलिटिकल टेंशन, और जो सबसे ज़्यादा दाम बढ़े हैं उसके अंदर हम लोग देख पाते हैं जो खाने पीने की चीज़ें हैं, फूड के प्राइसेस, और साथ ही साथ ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, यहाँ पर भी दो सबसे बड़े इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात प्राइस का प्रेशर है, यानी हमारी इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से हिट क्यों कर रही है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है एक कारण। दूसरा यहाँ पर आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, जो कंट्री के अंदर पैसा है वो लोग यहाँ पे अपना बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्फ्लेशन की बात करें तो दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसर्न बन चुका है। इनफैक्ट हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू देखें तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि देखो इन्फ्लेशन अभी काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले टाइम पर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। अगर हमने प्रोजेक्शन देखें तो इन्फ्लेशन यहाँ पे आप कह सकते हो जो एडवांस इकोनॉमी है वहाँ पर भी 5.7% तक पहुँचा, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर 8.7% तक इन्फ्लेशन पहुँचा है। और ये जो महंगाई है 2023 तक इस प्रकार से रहने वाली है, ये बताया गया। और महंगाई के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग देख पा रहे हैं कि फूड के प्राइसेस और साथ ही साथ यहाँ पर ऑयल और गैस के प्राइसेस के अंदर महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आए हैं दुनिया भर के अंदर, और इसी की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो जो फूड प्राइसेस हैं, ये जो फूड है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को देखने को मिल जाती है, प्लस उसके अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे एक वेदर का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हुई है। प्रॉपर वेदर की वजह से फूड प्रोडक्शन हो नहीं पाया, फूड के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गए। रशिया यूक्रेन के विवाद के बीच में फूड जो है इंटरनेशनल मार्केट में आ नहीं पाया तो और ज़्यादा दाम बढ़ गए। उसके बाद में यहाँ पे आप कह सकते हो जो ऑयल है मतलब कि जो कच्चा तेल वगैरह है इसके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर प्रॉपर्ली आप कह सकते हो इसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। और जबकि हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके अंदर तेल लगता है, तो उसकी वजह से भी आप देख पाओगे ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो ऑयल और फूड प्राइसेस ये दोनों ही यहाँ पर एक मेजर कंसर्न हमारे लिए बना हुआ है।
और इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ रहा है, तो यहाँ पे बताया गया, जब हम लोग बात करते हैं हाउस होल्ड की, तो एक तरफ अमीर व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे, एक तरफ गरीब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो पुअर पीपल हैं उनके ऊपर सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। ठीक है, वो यहाँ पर एक ही चीज़ पहले कंज्यूम कर रहे थे, गेहूँ कंज्यूम कर रहे थे लंबे समय से, अब उसके ही दाम बढ़ गए, उसका एक शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये अपने आप में एक तरीके से जो पुअर पीपल हैं उनको बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है चीज़ें, जो महंगाई है वो पुअर पीपल को और बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है। देन उसके बाद इन्फ्लेशन के अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो है कैपिटल आउटफ्लो, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जब महंगाई वगैरह बढ़ रही है, ठीक है, तेल वगैरह का दाम बढ़ रहे हैं, तो वो स्टेबल नहीं हो पा रही है, और उसकी चक्कर में आप कह सकते हो कि जो बाहर की कंट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को वापस से निकाल रहे हैं। तो उस देश का जो पैसा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, यानी कि जो पैसा है वो उस देश से बाहर निकल कर जा रहा है, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो इंटरनेशनल फिनेंस है, इसने ये बोला कि जो फॉरेन नेट पोर्टफोलियो आउटफ्लो देखने को मिल रहा है एमर्जिंग कंट्रीज़ का, यानी कि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ का, तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुका है। मार्च के अंदर ये $9.8 बिलियन का पहुँच चुका है। तो मतलब आप कह सकते हो लगातार जो कंट्रीज़ है वो ये देख रही हैं कि हमारा पैसा ना डूब जाए, तो जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो सब यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो जब पैसा निकल रहा है तो उसकी वजह से भी आप कह सकते हो मार्केट के अंदर और ज़्यादा बुरे हालात देखने को मिल जाते हैं किसी भी यहाँ पर एमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर में। तो उसके बाद में यहाँ पर बोला जाता है कि भाई देखो, आज के टाइम पर ऑथर ये मेंशन करते हैं कि हम लोगों को एक स्टेप उठाना होगा। स्टेप क्या है कि आपको चीज़ें वापस से मैनेज करनी होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब ये सारी सिचुएशन होती है तो इसमें यहाँ पर काफ़ी सारा खर्चा भी होता है। कोविड-19 के टाइम पर भी यहाँ पर काफ़ी सारा खर्चा हमारा हुआ है। हमने हेल्थ सेक्टर के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारा एक्सपेंस किया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो काफ़ी सारा जो अमाउंट है वो इन चीज़ों के अंदर हमारा लग चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि देखो, हम लोग यही कर सकते हैं कि एक्सपेंडिचर को ज़्यादा कर सकते हैं, और सरकार एक्सपेंडिचर करके हेल्थ वगैरह को यहाँ पे प्रोवाइड करवा के जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो यहाँ पर एक तरीके से, और जो लोग बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे हैं इन प्रॉब्लम से, उनको यहाँ पर एक राहत मिल सकती है। बाकी यहाँ पे करना क्या होगा? करना ये होगा कि आपको पॉलिसीज़ को, अपनी जो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसीज़ हैं उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करना होगा, ये यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। तो ऑथर ने मेंशन किया है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको यहाँ पे प्रिपेयर होना होगा अपनी टाइटर फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर में जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो उनको यहाँ पर अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत कर लेना है। ये सारी चीज़ें हो गई। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अपने वोकैबलरीज़ को कवर करेंगे। आज की वोकैबलरी क्या क्या है? तो सबसे पहली वोकैबलरी है कन्वीन्ड। कन्वीन्ड मतलब कम टुगेदर, यानी एक मीटिंग के लिए साथ में आना, या फिर साथ में असेंबल होना, जिसको हम लोग संयोजित बोलते हैं। एक मीटिंग के लिए साथ में संयोजित हो जाना, उसको कन्वीन्ड बोला जाता है। दूसरा यहाँ पर टो टू टो। टो टू टो का मतलब यहाँ पर है, आप कह सकते हो कि कांटे की टक्कर, या एक व्यक्ति के सामने दूसरा व्यक्ति, यहाँ पर आप कह सकते हो, तो यहाँ पर टो टू टो इसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा यहाँ पर वोकैबलरी है वो है बोन होमी। इसका बोन होमी का मतलब है यहाँ पर खुश मिजाजी, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो चीयरफुल, फ्रेंडलीनेस। उसके बाद यहाँ पर एक खुश मिजाजी को हम लोग यहाँ पर बोन होमी के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक और टर्म आता है, एक और वोकैबलरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसरेक्शन। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रिसरेक्शन मतलब रीस्टोरेशन, किसी चीज़ को रीस्टोर करना या किसी चीज़ को वापस से रीजनरेट करना, उसको हम लोग रिसरेक्शन के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद में आता है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट, यानी कड़ा या फिर कठोर, हम लोग बोलते हैं, उसको बोलता है स्ट्रिंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर वोकैबलरीज जो हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि सिंपल सी जो हिंदी शब्द है उसके लिए आप लोग कुछ अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। वो सारे वर्ड्स मैंने आप लोग को यहाँ पे बताए हैं। डेली बेसिस पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप लोग अपने पास लिख सकते हो। बाकी आज का जो मेंस का क्वेश्चन था, प्रीलिम्स का क्वेश्चन था स्वयं इनिशिएटिव वाला, उसका आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। स्वयं इनिशिएटिव का मेजर एम है एक अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना सिटीजन्स को बिल्कुल फ्री में। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।